हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी एनिमे सीरीज़ जिसमें फ़न और रोमांस भर-भर के है। और इस एनिमे में हमारे मेन लीड को एक ऐसा प्राचीन पॉट मिल जाता है जिसकी वजह से वो एक ग्रेट तिलिस्मान रिफाइनर बन जाता है। तो हम इस एनिमे में देखेंगे उसकी जर्नी कि किस तरीके से वो एक रिफाइनर बनता है और उसके रास्ते में क्या-क्या वो मुसीबतें आती हैं। तो इस एपिसोड को बिना ही देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन लीड जिसका नाम होता है किंग फैंग और इसे हम बुलाएंगे फैंग। तो फैंग एक रेतीले इलाके में चला जाता है शिकार करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में शिकार करके आप उसे बेच करके ढेर सारे स्पिरिट स्टोन को कमा सकते हैं। तो फैंग देखता है एक बहुत ही बड़ा जाइंट लिज़ार्ड आ रहा होता है उसके साइड, और उस लिज़ार्ड को कहा जाता है स्टोन टेल लिज़ार्ड। और उस लिज़ार्ड को हमारा फैंग चुपके से देख रहा होता है और तभी वहाँ पे एक लड़की और आ जाती है जो कि उसी लिज़ार्ड का शिकार करने के लिए आई होती है। फैंग उस चीज़ को देख करके वहाँ बैठे बैठे मज़े ले रहा होता है और कहता है इस बेवकूफ़ लड़की को आखिर नहीं पता है कि इस लिज़ार्ड की कमज़ोरी कहाँ पे है, और अगर ये अपनी ही विल्ड तिलिस्मान से इसके ऊपर अटैक करती रही तो मेरे लिज़ार्ड की चमड़ी ख़राब हो जाएगी। तो मुझे कैसे भी करके इसे बताना होगा कि इसकी कमज़ोरी कहाँ है, वरना मैं इस लिज़ार्ड को मार्केट में बेच नहीं पाऊंगा और मेरे लिज़ार्ड की कीमत एकदम ज़ीरो हो जाएगी। तभी हमारा फैंग धीरे धीरे उस चट्टान पे खड़ा होता है और खड़ा होकर के वहाँ से एक पत्थर उठा करके लिज़ार्ड की गर्दन पे मारता है, जिसकी वजह से लिज़ार्ड को काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। और तभी फैंग चिल्ला करके उस लड़की से कहता है कि सुनो, उसकी गर्दन पे अटैक करो। मगर वो लड़की उसे इग्नोर करके चुपचाप वहाँ खड़े होकर के पानी पी रही होती है। तभी इस चीज़ को देख करके फैंग और तेज चिल्लाता है, कहता है तुम पागल हो जो, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तभी वो लड़की अपने पास से फायर तिलिस्मान को निकाल करके उस लिज़ार्ड के गर्दन पे दे मारती है। उस तिलिस्मान की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की वजह से हमारा फैंग भी ज़मीन पे गिर जाता है उस चट्टान से। तभी वो लड़की आकर के फैंग से पूछती है तुम ठीक तो हो? तभी फैंग कहता है अरे मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे वो तुरंत हीरो की तरह एक्ट करने लगता है। तभी फैंग के दिमाग में एक खुराफाती दिमाग आता है और वो दौड़ के उस लिज़ार्ड के पास कहता है हाय रे, तुमने मेरे लिज़ार्ड को मार दिया। ये मेरी एक लौती पालतू थी और मैं इसकी माँ की तरह थी। मैंने इसे बचपन से पाला हुआ और तुमने इसे जान से मार दिया। क्योंकि फैंग को इस लिज़ार्ड को किसी भी कीमत पे चाहिए हो रहता है। तभी वो लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि तुम्हारा दूसरा पालतू लिज़ार्ड भी आ गया है यहाँ पे इसकी मरने की वजह से। तभी फैंग पलट के देखता है और उसके सामने एक और लिज़ार्ड जस्ट उसके पीछे खड़ा होता है, जिसे देख करके फैंग एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि लो, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। तभी फैंग कहता है अरे मुझे बचाओ। तभी वो लड़की कहती है अरे ये तो तुम्हारी फैमिली थी ना, तो मैं फिर क्यों बचाऊँ? अब तुम्हारे फैमिली मेम्बर है तो तुम इसे रोक सकते हो, आफ्टर ऑल ये तुम्हारा पालतू था। तभी फैंग वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो लिज़ार्ड फैंग के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वो लड़की अपने पास से विंड तिलिस्मान निकाल करके उस लिज़ार्ड के ऊपर अटैक करने लगती है और तभी एक पावरफुल विंड तिलिस्मान निकाल करके उस लिज़ार्ड के नेक पे अटैक करती है, जिसकी वजह से वो लिज़ार्ड भी वहीं पे मर जाता है। तभी फैंग वहाँ पे राहत की सांस लेता है और कहता है फाइनली मैं बच गया। फिर उस लड़की के पास आके कहता है तुम देख करके हमला नहीं कर सकती थी, मैं भी वहाँ पे था। तो वो लड़की कहती है तुम्हें अपना बचाव खुद से करना चाहिए था, मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? आफ्टर ऑल ये तो तुम्हारे पालतू थे ना, अगर तुम चाहते तो इन्हें रोक सकते थे ना। तभी हमारा फैंग चुपचाप वहाँ खड़ा होकर के एक क्यूट सी स्माइल देता है और उस लड़की को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता है अरे ये लोग मुझसे भड़क गए थे, इसलिए गुस्सा करके यहाँ भाग गए थे और मुझे नहीं पहचान रहे थे। तभी फैंग कहता है तुमने मेरे लिज़ार्ड को जान से मार दिया, इसलिए मुझे इन लोग की आत्मा की शांति की वजह से इन दोनों को अपने घर लेके जाना होगा और पूजा पाठ करनी होगी कि इन लोग की आत्मा को शांति मिले। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तुम बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि यहाँ मुझे सब कुछ पता चल गया। ये तुम्हारा कोई पेट नहीं था, अगर पेट होता वो तुम पे हमला नहीं करता। फिर फैंग कहता है कि अरे ये लोग मुझसे गुस्सा हो गए थे और इसी वजह से वो लोग यहाँ पे भाग आए थे और इन लोग को ढूंढते ढूंढते पीछे करते हुए मैं अभी यहाँ पे आ गया था। मैं जब तक तुम्हें रोक पाता तुम इन लोगों को जान से मार चुकी थी। और अगर तुमको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है तो मेरे पास इन लोगों की एक निशानी है, अगर कहो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। तभी वही कहती है ठीक है, तो फिर इन लोगों की निशानी तुम्हारे पास क्या है? तभी फैंग अपनी मुट्ठी में चमकीला सा लेकर के वही की ओर बढ़ता और वही से पूछता है क्या तुम्हारे विंड तिलिस्मान अभी भी तुम्हारे पास हैं? तभी वही कहती है नहीं, वो तो कब का खत्म हो चुके हैं। तभी फैंग कहता है चलो बच गया। तभी वो अपनी मुट्ठी में वो चमकीला पदार्थ लेकर के वही की ओर आगे बढ़ता है और वही से कहता है लो फाइनली मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। तभी जैसे ही फैंग अपनी मुट्ठी को खोलता है उसमें सिर्फ रेत होती है और ये देख करके वो वही भड़क जाती है और तभी फैंग उस रेत को
वीही के मुंह पे मार करके उन दोनों लिज़ार्ड को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वीही चिल्ला के कहती है, जब भी तुम मुझे नज़र आओगे मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूँगी, तुम ये बात को याद रखना। और वीही के पास अब तिलिस्मान नहीं बचे थे जिससे वो अटैक कर पाए, और यही सीन शिफ्ट होता है। हमारा फैंग उस दोनों लिज़ार्ड को बेच करके एक टूटा-फूटा पॉट को खरीद करके लेकर के आता है और कहता है कि मैं तो यार लुट गया, इतने सारी मेहनत करके मैंने लिज़ार्ड को यहाँ पे ला कर के बेचा और इस टूटे-फूटे पुराने पॉट को खरीदा जिस पे कोई भी पावर नहीं है। तभी उस पॉट को उठा कर के खूब तेज़ दीवार की ओर मारता है और तभी वो पॉट लड़ते-फिरते इधर-उधर से सीधे उसके मुँह पे जाके लगता है। तभी फैंग कहता है, आखिर ये पॉट मुझसे चाहता क्या है? और फिर उसे जैसे ही तोड़ने जाता है, उस पॉट से एक स्पिरिट बाहर आती है और ये छोटे से एल्फ मास्टर की स्पिरिट होती है। और वो स्पिरिट जैसे ही बाहर आती है, फैंग इसे देख कर के कहता है, अरे ये भूत है क्या? आखिर ये है क्या? अभी वो स्पिरिट कई साल बाद बाहर आई हुई होती है। तभी वो कहती है कि मुझे तो भूख लगी हुई है और मुझे खून चाहिए। तभी फैंग कहता है, मेरा खून कुछ अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं वैसे ही पतला-दुबला इंसान हूँ, आखिर मेरा खून पी कर के तुम्हें क्या मिलेगा? तभी वो स्पिरिट कहती है, मैं इंसानों का खून नहीं पीती हूँ, मुझे मुझे मॉन्स्टर का ब्लड पीना पसंद है, और ख़ास तौर से उस मॉन्स्टर का जिसके पास फायर ड्रैगन की ब्लड लाइन हो। और फिर फैंग कहता है, तो मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे तुम्हें ढेर सारे फायर ड्रैगन के ब्लड लाइन वाले मॉन्स्टर मिल जाएंगे, तुम उनका शिकार कर सकते हो। तभी वो स्पिरिट कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एक वेपन स्पिरिट हूँ और मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ, और साथ में मैं अच्छा खासा तिलिस्मान रिफाइन कर सकता हूँ। तभी फैंग कहता है कि क्या तुम इस पेंटिंग में जो लड़की है, क्या तुम उसका रूप ले सकते हो? इसका नाम सुई है और ये हमारे कॉन्टिनेंट की ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। और ये कह कर के फैंग अपनी स्पिरिट की ओर देखता है। तभी वो स्पिरिट कहता है, लगता है तुम इसे पसंद करते हो। तभी फैंग कहता है, इसे भला कौन नहीं पसंद करेगा, मैं जैसे अमीर हो जाऊंगा ना तो मैं इससे शादी कर लूंगा और अपना घर बसा लूंगा। तभी वो वेपन स्पिरिट तुरंत 2 सेकंड में उस पोर्ट्रेट की एकदम हुबहू कॉपी बन के उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे फ्लैंक किस देती है, जिसकी वजह से फैंग उसकी चाम में खो जाने लगता है। तभी वो वेपन स्पिरिट जैसे ही बोलती है फैंग, और उसकी आवाज़ सुन कर के फैंग के अरमान टूट जाते हैं और वो कहता है, क्या जल्दी से तुम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसी शक्ल में, प्लीज़। तभी वो एल्डर तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी फैंग उस एल्डर को पकड़ के उसके पॉट में डाल करके कहता है, अब मैं तुम्हें तोड़ डालूंगा और उठा करके यहाँ से कहीं दूर फेंक दूंगा कि तुम्हें कोई ढूंढ भी ना पाए। तभी वो एल्डर कहता है, अरे अरे रुक जाओ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें एक और अच्छी चीज सिखा सकता हूँ। तभी फैंग कहता है, आखिर कौन सी अच्छी चीज? तभी वो एल्डर बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा तिलिस्मान बनाना सिखा सकता हूँ, वो भी हाई ग्रेड का। ये बात सुन करके तो एकदम फैंग खुश हो जाता है, कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी वो एल्डर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें एक हाई ग्रेड का तिलिस्मान बनाना सिखाऊंगा। इस बात को सुन करके फैंग एकदम खुश हो जाता है, मन में सोच रहा होता है कि मैं इस तिलिस्मान को बेच करके खूब सारे स्प्रिट स्टोन को कमाऊंगा और मैं फाइनली सुई से शादी कर लूंगा और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा इस कॉन्टिनेंट में। ये सोच करके फैंग कहता है, जल्दी से मुझे उस तिलिस्मान को बनाना सिखाओ। तभी वो एल्डर कहता है, अच्छा ठीक है, तो मेरे करीब आओ। तभी फैंग खुश होकर के उस एल्डर के करीब आने लगा। तभी वो एल्डर अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है, इसी के अंदर सारे तिलिस्मान के राज छुपे हुए हैं। तभी वो एल्डर जैसे अपनी मुट्ठी खोलता है और उसके ऊपर धूल फूंक देता है, जिसकी वजह से फैंग कुछ देख नहीं पाता और फैंग के साथ वही सेम होता है, जैसे ही करनी वैसे ही बढ़नी। फैंग ने उस लड़की के साथ किया, एल्डर ने इसके साथ कर दिया। तभी वो एल्डर कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे एक तिलिस्मान को ड्रॉ करते हैं। और तभी वो और फैंग दोनों मिलकर के एक तिलिस्मान को ड्रा करने लगते हैं और एल्डर उसे गाइड कर रहा होता है। और तभी एल्डर देखता है कि फैंग कुछ गलती कर रहा होता है तिलिस्मान बनाने से। इसी चीज़ को देख करके वो एल्डर तुरंत अपने पॉट में जा करके छुप जाता है, मगर इस चीज़ को फैंग नोटिस नहीं कर पाता और जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उसका घर पूरा हिल जाता है। खड़ा होकर के कहता है, बुड्ढे, तुमने मुझे फिर एक बार बेवकूफ़ बनाया, कहाँ छुपे बैठे हो, बाहर निकलो वरना मैं तुम्हारे स्पॉट को फोड़ दूंगा, तुम्हारी स्पिरिट को तबाह कर दूंगा। तभी वो स्पिरिट बाहर आती है और बोलती है, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक तिलिस्मान को कैसे ड्रॉ करते हैं। तभी फैंग से पूछता है वो एल्डर, क्या कभी तुमने तिलिस्मान को ड्रॉ किया है? तभी फैंग कहता है, नहीं, मैंने तो आज तक एक पेंटिंग नहीं बनाई है, तुम कह रहे हो कि मैंने एक तिलिस्मान को ट्राई किया, तुम पागल हो गए हो। तभी एल्डर कहता है कि तो इसी वजह से तुम्हारा तिलिस्मान ब्लास्ट हुआ है। तभी वो एल्डर फैंग को तिलिस्मान ड्रॉ करने का पैटर्न बताना शुरू करता है और कहता है कि इस तिलिस्मान को बनाने के 3 तरीके होते हैं, सिल्वर कैंडल ग्रास और फायर टेल फ्लावर और फायर स्कॉर्पियन ब्लड। इन तीनों लाइन को कभी भी एक दूसरे से मर्ज नहीं करते। अगर तुमने इन तीनों लाइन को मर्ज किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा वहाँ पे ब्लास्ट होगा और तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे और तुम मारे जाओगे। तभी फैंग कहता है, तो इसको सही तरीके से कैसे ड्रा कर सकते हैं? तभी वो एल्डर अपने पास से एक फायर तिलिस्मान को निकालता है बाहर और कहता है, इस तिलिस्मान को अच्छी तरीके से देख लो और इसके सारे पैटर्न को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करो और फिर
ड्रॉ करना स्टार्ट करो। फिर इस चीज़ को देख कर के फैंग तुरंत वहाँ बैठ कर के एल्डर के सामने उस तिलिस्मान को ड्रॉ करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी कुर्सी लगा कर के उस तिलिस्मान को ड्रॉ करने लगता है। तभी वो एल्डर बोलता है, तुम्हें बारीकी से इस तिलिस्मान को देख कर के एक-एक लाइन को बहुत ही आराम से ड्रॉ करना होगा और इस तिलिस्मान को तुम 10 दिन में बनाना सीख जाओगे। मगर फैंग के अंदर इतनी खुजली होती है पैसा कमाने की कि वो तुरंत बैठ जाता है उस तिलिस्मान को ड्रॉ करने के लिए और कई बार वहाँ पे ब्लास्ट होने लगते हैं। मगर एल्डर तब भी उसे समझाते हैं कि लगता है तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मारोगे। मगर फैंग सोचता है कि मैं इस तिलिस्मान को जल्दी से बना करके इस पे मास्टर करके इस तिलिस्मान को बेच करके मैं खूब ज़्यादा पैसा कमाऊँगा और मैं कैसे भी करके जल्दी से जल्दी सुई से शादी कर लूँगा और मैं खूब ज़्यादा स्प्लिट स्टोन ला करके बहुत ही माला माल हो जाऊँगा। तभी वो एल्डर उसके सर पे एक थप्पड़ मार के कहते हैं, जल्दी से पहले इस तिलिस्मान को ड्रॉ करना तो सीखो। तभी फैंग वहाँ बैठ बैठ करके उस तिलिस्मान को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। मगर वो जब भी उस तिलिस्मान को ड्रॉ करता है वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज़ को देख कर के एल्डर कहते हैं कि तुम इसे 10 दिन में सीख पाओगे, ना कि 1 दिन में। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बेसब्रा है। तभी वो एल्डर कहते हैं, मैं तो चला सोने के लिए, तुम अपना काम करो। और फैंग इस ब्लास्ट की वजह से अपने सर पे एक हेलमेट पहन लेता है कि अपने सर को प्रोटेक्ट कर सके और वहाँ पे बैठ कर के बहुत ही शिद्दत से उस तिलिस्मान को बनाना शुरू कर देता है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बैठ कर के किसी का इंतज़ार कर रही होती है और उसके पास वही आकर के रोते हुए उससे लिपट जाती है और बोलती है, सिस्टर मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं माउंटेन में हंटिंग करने के लिए गई हुई थी और एक लड़के ने मेरे शिकार को भी छीन लिया और मेरे मुंह पर फिर धूल फेंक करके वहाँ से भाग गया। और ये क्या करके अपनी सिस्टर से रो रही होती है और कहती है, मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगी। और तभी उसकी सिस्टर कहती है, मैंने तो तुम्हें तिलिस्मान मेकिंग क्लास में भेजा था और तुम उस माउंटेन में हंटिंग करने गई थी, आखिर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और यहीं पे वीही की चोरी पकड़ी जाती है। तभी वो कहती है, सिस्टर पहले आप इस चीज़ को छोड़ो और पहले आप मेरी बात पे ध्यान दो। उस लड़के ने मेरे साथ सही नहीं किया और ऊपर से मेरी कार को भी मुझसे छीन करके लेकर के भाग गया। वो धोखेबाज कहीं का, मैं उसे जान से मार दूंगी। तभी उसकी सिस्टर बोलती है, तुम्हें पहले अपने तिलिस्मान मेकिंग क्लासेस पे फोकस करना होगा। वीही कहती है, जब मैं डिवाइन सील के 4th रेलम पे पहुंच जाऊंगी मैं अपनी क्लासेस पे ध्यान दूंगी, मगर उससे पहले मैं उसे जॉन से मार दूंगी। तभी उसकी सिस्टर कहती है, तुम 1 महीने तक कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए 1 मंथ के बाद मॉम आने वाली है और 1 मंथ के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। उससे पहले तुम्हें ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करनी है। और इस चीज़ को सुन करके वी कहती है, ठीक है सिस्टर, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। और जाकर के अपनी सिस्टर को मस्का लगाने लगती है कि सिस्टर उसे आप क्या जान से मार सकती हैं। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि फैंग अभी भी बड़ी शिद्दत से उस तिलिस्मान को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो अभी भी उस चीज़ में नाकाम हो जाता है। और ये देख करके एल्डर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग बैठ करके तिलिस्मान को ड्रॉ कर रहा होता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी फैंग उस तिलिस्मान को ड्रॉ नहीं कर पाता और काफ़ी सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं। अब आगे फैंग जब भी उस तिलिस्मान को ड्रॉ कर रहा था तब ब्लास्ट हो जा रहा था। उस ब्लास्ट की आवाज़ को सुन करके एल्डर भी बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम 1 नंबर के गधे हो, तुम अब तक तिलिस्मान को ड्रॉ नहीं कर पाए और इतनी भी क्या जल्दी है। तभी फैंग उस तिलिस्मान को बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता है। इस चीज़ को देख करके एल्डर एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी जल्दी कैसे सीख सकते हो। और मुझे बनाने में इस तिलिस्मान को लगभग 5 दिन लगे थे, मुझे तो लगा था तुम 10 दिन में बना पाओगे, मगर तुमने तो एक ही दिन में इस तिलिस्मान को ड्रॉ कर दिया। ज़रूर तुम्हारे माता पिता एक तिलिस्मान रिफाइनर होंगे। ये बात सुनकर के फैंग काफ़ी उदास हो जाता है। तभी एल्डर बोलता है, क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो। तभी फैंग बोलता है कि जब मैं 13 साल का था तो मेरे पेरेंट्स किसी केव में गए थे मॉन्स्टर को हंट करने के लिए, मगर वो कभी वापस नहीं आए और मैं तब से लेकर के अब तक अकेले ही यहाँ जी रहा हूँ और उन लोगों ने अपनी याद में सिर्फ ये छोटी सी कुटिया ही मेरे लिए छोड़ी है। ये सुन करके एल्डर भी काफ़ी हैरान होता है, मगर एल्डर ये सोच रहा होता है कि आखिर इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है तो ये आखिर ये गधा कैसे रिफाइन कर सकता है मेरे इतने अच्छे तिलिस्मान को। खैर जो भी हो, फिर फैंग बोलता है, आप मुझे दूसरा तिलिस्मान ड्रॉ करना कब सिखाएंगे। तभी एल्डर बोलता है कि कल्टीवेशन के बेस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि तुम अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे। पहले तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को सुधारना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को सही करा सकता हूँ और तुम्हें एक और नए रेलम में अपग्रेड करा सकता हूँ। उसके लिए मैं तुम्हारी काफ़ी मदद करूँगा। तो फैंग इस चीज़ को सुन करके कहता है,
ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी एल्डर बोलता है, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी फैंग कहता है, कौन सा काम? तभी वो एल्डर कहता है कि इसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक बॉडी को रिफाइन करना होगा, क्योंकि मुझे अब नई बॉडी चाहिए। और ये बोल करके वो शांत हो जाता है। तभी फैंग कहता है, मेरी कल्टीवेशन ऑलरेडी लो है और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक बॉडी रिफाइन कर सकता हूँ? तभी एल्डर बोलता है, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें गोल्डन रेलम अचीव करना होगा और इसके में तुम्हें 3 स्टेज को पार करना होगा। फर्स्ट स्टेज है तुम्हारी 5 कलर स्टोन, सेकंड है मून ग्रास और थर्ड है तुम्हारी गोल्डन कुकुम्बर स्टेज। इन सारी स्टेज को अगर तुम पास कर लेते हो तो तुम थर्ड स्टेज ऑफ गोल्डन रेलम पे पहुंच जाओगे, जिसकी वजह से तुम मेरे लिए एक बॉडी रिफाइन कर पाओगे। तभी फैंग कहता है, मुझे ये सौदा मंजूर है। तभी इन दोनों में आपस में ये डील हो जाती है और ये डील करने के लिए वो दोनों लोग अपनी अपनी फिंगर को एक दूसरे की फिंगर से टच कराते हैं। और ये भाई साहब कोई बहुत ही नया तरीका है डील करने का। और जैसे ये लोग डील करते हैं तो वैसे ही इन दोनों के बीच में सौदा हो जाता है और वहाँ पे खूब बड़ी सी ग्रीन कलर की लाइट अब घर को चीरते हुए आसमान की ओर जाती है और यहीं पे इन दोनों का सौदा पूरा कंफर्म हो जाता है। और यहीं पे हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें वीही की सिस्टर दिखाई जाता है, जो बैठ करके मजे से नहा रही होती है और मन में सोच रही होती है कि अच्छा हुआ यहाँ पे वीही नहीं, अगर वीही होती तो आज मेरा दिमाग खा जाती उस लड़के की वजह से। खैर जो भी हो, मॉम भी जल्दी आने वाली हैं और मैं इस वीही की जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊंगी। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग और वो एल्डर ये दोनों बैठ करके रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, जिसमें हमारा फैंग एल्डर से चिटिंग करने लगता है और एल्डर कहता है, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम अपने मास्टर से चिटिंग कर रहे हो। तभी फैंग बोलता है, तुम मेरे मास्टर कब बने? और इस बात को लेकर के दोनों बच्चों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को घूर करके देखते हैं कि तुम चीटर हो, वो कहता है तुम चीटर हो। तभी एल्डर बोलता है, खैर जो भी हो, अभी के लिए मुझे भूख लगी है और मुझे चाहिए ब्लड और तुम्हें कैसे भी करके फायर स्कॉर्पियन का ब्लड कलेक्ट करना होगा। ये सुन करके फैंग कहता है, क्या? तभी एल्डर कहता है, हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि अगर वो नहीं मिला ना तो मैं सच में तुम्हारे ही खून पी जाऊंगा। तभी फैंग कहता है, मुझे कुंफू कराटे आते हैं और मैं तुम्हें धूल चढ़ा दूंगा अगर मेरे पास भी आए बुड्ढे। तभी वो एल्डर कहता है, मैं स्प्रिट हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी फैंग खड़ा होकर कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे पॉट को ही फोड़ दूंगा। तभी वो एल्डर तुरंत झुक जाता है, कहता है, इस गधे को मैं कैसे समझाऊं? तभी वो कहता है, अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो बस यूं ही बोला था। और फिर वो दोनों बैठ करके अपनी नेक्स्ट जर्नी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फैंग को ढेर सारी टाइगर ग्रास को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि वो टाइगर ग्रास से ही स्कॉर्पियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इस बात को सुनकर के फैंग काफ़ी निराश हो जाता है और एल्डर से बोलता है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जा करके टाइगर ग्रास को खरीद सकूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने तुम्हारे साढ़े से पॉट को खरीदने में लगा दिए, अब मैं पैसे कहाँ से लेकर के आऊँगा? तभी एल्डर कहता है कि गधे कहीं के, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है। तभी फैंग कहता है, क्या सिखाया है बुड्ढे? अभी तो हम रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे और तू उसमें चीटिंग कर रहा था। तभी एल्डर बोलता है, गधे कहीं के, अभी मैंने तुम्हें तिलिस्मान बनाना सिखाया है, फायर तिलिस्मान, तुम भूल गए हो शायद। तभी फैंग कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल गया था, मेरे पास तो वो भी कला है। तभी फैंग वहाँ बैठ करके तिलिस्मान को ड्रॉ करने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि मैं ढेर सारे तिलिस्मान को ड्रॉ करूँगा और उससे ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन को कमाऊँगा और फिर मैं सुई से शादी कर लूँगा, मेरे तो मज़े ही मज़े हैं, और फिर इस एल्डर को लात मार के भगा दूंगा। तभी वो एल्डर कहता है, हाँ हाँ मुझे समझ में आ रहा तुम क्या सोच रहे हो। तभी फैंग कहता है, तुम मन की बात भी समझ सकते हो? तभी एल्डर कहता है, तुम एक नंबर के गधे हो, अभी हमारे बीच में डील हुई है जिसकी वजह से हम दोनों मर जो चुके हैं, तो जो भी सोचना है ना तो ध्यान से सोचना। अभी फैंग खड़े होकर के बोलता है, जिस हिसाब से मेरी कल्टीवेशन करने की स्पीड है ना, उस हिसाब से तो मैं गोल्डन रेलम पे पहुंच चुका और वहां तक मुझे पहुंचने में 10 साल लगेंगे। तभी एल्डर कहता है कि मेरे पास कुछ अच्छे मेथड्स हैं जिससे मैं तुम्हें 3 महीने के अंदर ही अंदर गोल्डन रेलम के थर्ड स्टेज पे पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम्हें बैठ करके अच्छे से कल्टीवेशन करनी होगी और मेरी बात को सुननी होगी। तभी यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग अब निकल पड़ा होता है अपने तिलिस्मान को लेकर के मार्केट में सेल करने के लिए। तभी फैंग को एक पवेलियन नजर आता है और उसे बाहर खड़े होकर के घूर के देख रहा होता है। तभी उसके एल्डर कहता है कि गधे कहीं के अंदर भी जाओगे या यहीं खड़े होकर के सारी चीज़ें देखोगे? तभी फैंग अंदर जाता है और पवेलियन मास्टर आकर के बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ क्या काम है, क्योंकि सबको ही जानते हैं कि फैंग एक नंबर का ठगैर है। और वो पवेलियन मास्टर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत कर रहा होता है। तभी फैंग अपने पास से वो फायर तिलिस्मान को निकाल करके उस एल्डर को दिखाता है। वो एल्डर इस चीज़ को देख करके एकदम शॉक में आ जाता है, मगर वो कहता है कि ये तिलिस्मान फेक होंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग के पास ये तिलिस्मान नहीं आ सकते और मुझे ठगना बंद करो। तभी फैंग कहता है, आप इसे बिना टेस्ट किए कैसे बोल सकते हैं कि ये बेकार है? तभी पवेलियन मास्टर फैंग को एक टेस्टिंग रूम में लेकर जाता है जहाँ पे 3 स्टैचू रहते हैं और तभी फैंग एक तिलिस्मान को बाहर निकाल करके बॉल की तरह गोल गोल घुमा करके कहता है, चैन खुली की मैन खुली की चैन, और एक तिलिस्मान खींच करके एक स्टैचू पे मारता है, जिसकी वजह से सारे के सारे स्टैचू ब्लास्ट हो जाते हैं।
ये देख कर के पवेलियन मास्टर तुरंत फैंग को बटरिंग करने लगता है। तभी फैंग कहता है मुझे यहाँ पे टाइगर ग्रास चाहिए अपने भारतीय तिलिस्मान के बदले, क्या मुझे मिल सकती है? तभी पवेलियन मास्टर मिल कहता है कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है, बस इसके बदले आपको हमेशा हमारी शॉप से शॉप करना होगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वी आकर के गुस्से से कह रही होती कि अभी जो वो लड़का आया था यहाँ पे सामान लेने के लिए, आखिर वो कहाँ गया? तभी वो पवेलियन मास्टर बोलता है कि वो तो यहाँ पर आया था टाइगर ग्रास लेने के लिए और मैंने उसे यहाँ पे टाइगर ग्रास दे दिया और वो अब यहाँ से जा चुका है। और वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा है क्योंकि उसने मुझे हाई ग्रेड के तिलिस्मान सिर्फ चंद चीज़ों में दे दिए। वे ये सुन करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग बैठ करके उसी टाइगर ग्रास को जला रहा होता है और कहता है मास्टर से अपने कि आखिर इस छोटे से ग्रास से क्या वो स्कॉर्पियन यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो स्कॉर्पियन तो मांस खाते हैं और ये घास फूस से वो अट्रैक्ट होंगे। तभी उसका स्प्रिट मास्टर बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, इसकी स्मेल एक मीट की तरह है और वो ज़रूर यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, तुम बस वेट करो। तभी फैंग कहता है पता नहीं कब आएंगे और मैंने इतने सारे यहाँ पे टाइगर ग्रास को जला चुका हूँ, पता नहीं क्या करेगा ये बुड्ढा। काश मैं उस ग्रास के बदले ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन ले लेता और मैं अब तक अमीर हो चुका होता। तभी उसका स्प्रिट मास्टर कहता है तुम चुप हो जाओ और उधर देखो। और तभी फैंग देखता है कि उसकी ओर एक स्कॉर्पियन बढ़ रहा होता है और ये देख करके वो एकदम खुश हो जाता है, कहता है वाह एक स्कॉर्पियन आ रहा है। तभी वो अपने तिलिस्मान को निकालता है जो कि विंड तिलिस्मान होता है और उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर देता है। और वो स्कॉर्पियन जैसे ही मरता है वहाँ पे और भी ज़्यादा स्कॉर्पियन आ जाते हैं क्योंकि उनका एक साथी मर चुका और ये सारे के सारे स्कॉर्पियन झुंड में अटैक करते हैं। और इस चीज़ को देख करके फैंग कहता है बुड्ढे कहीं के, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे इन लोगों को ऐसे नहीं मारना है? तभी उसका स्पिरिट कहता है कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुम्हें नहीं पता था और तुम मेरी बात तो कभी सुन लिया करो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग को चारों ओर से स्कॉर्पियन घेर लेते हैं और फैंग उन स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है। अब आगे तो अभी भी फैंग अपने तिलिस्मान के दम पे उन स्कॉर्पियन से फाइट कर रहा होता है और साथ में स्प्रिट एल्डर को उल्टा सीधा बोल रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पे फंस चुका है। और वो स्कॉर्पियन है कि मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो जितनी भी कोशिश करता है स्कॉर्पियंस को मारने की, उससे कई गुना तादाद में वो स्कॉर्पियन वापस आ जाते हैं। और ये देख करके वो एकदम डर सा जाता है, कहता है कि मैं आखिर इस स्कॉर्पियंस को कैसे मारूंगा? मैं एक को मारता हूँ तो यहाँ 100 आ जाते हैं और 100 को मारता हूँ तो 1000 आ जाते हैं। फिर फैंग कहता है बुड्ढे अगर मैं यहाँ से बच गया ना तो मैं पक्का तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे उस पॉट को फोड़ दूंगा। तभी एल्डर कहता है तुम यहाँ पे अपनी लालच की वजह से आए थे, मेरी वजह से थोड़ी ना। और यहाँ सीन शिफ्ट होते देखते हैं वी ही फैंग को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाती है और उसी के सामने एक अजीब सा मुखौटा पहना हुआ इंसान उसके सामने जम करता है और वी ही देख करके उसे रुक जाती है और हमें यहाँ पे उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैंग अभी भी उन सारे स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है, लड़ते लड़ते थक जाता है और फिर कहता है कि मैं इन स्कॉर्पियन से जीत नहीं सकता, भलाई मेरी इसी में होगी कि अगर मैं इन लोगों से मरना नहीं चाहता हूँ तो चुपचाप दबे पाऊँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और अगर मैंने किसी भी स्कॉर्पियन को यहाँ पे हर्ट किया अपने पैरों से तो ये पक्का मुझे मार देंगे क्योंकि वो सारे के सारे स्कॉर्पियन इसके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी फैंग दबे पाँव धीरे धीरे वहाँ से निकल रहा होता है और तभी गलती से वो एक स्कॉर्पियन के ऊपर अपना पैर रख देता है। तभी जैसे ही उस चीज़ को देखता है फैंग कहता है अरे सॉरी भाई, मैंने तुम पे गलती से पैर रख दिया, मुझे माफ़ करना। तभी फैंग अपना दूसरा पैर जैसे ही आगे बढ़ाता है तभी दूसरे स्कॉर्पियन के ऊपर भी वो पैर रख देता है। तभी उससे भी सॉरी बोलता है। तभी एल्डर बोलते तुमने एक भाई को तो नाराज़ कर दिया, अब दूसरे भाई को भी कर दिया, अब तो पक्का तुम्हारी बैंड बजेगी। फैंग फैंग इस चीज़ को सुन करके कहता है बुड्ढे तुमने तो मुझे यहाँ फंसा दिया, ऊपर से मुझे ताने मार रहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी सारे के सारे स्कॉर्पियन गुस्सा करके फैंग की ओर देखने लगते हैं और उसे मारने आते हैं। फैंग ये देख करके एकदम डर जाता है और डर करके पीछे हटने लगता है। फिर फैंग को आइडिया आता है, वो सोचता है क्यों ना मैं अपने तिलिस्मान से इस टाइगर ग्रास को ही पूरा का पूरा उड़ा दूं, क्योंकि टाइगर ग्रास एक तरीके से एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। और ये सोच करके वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तभी वेल्डर कहता है तुम एक नंबर के गधे हो, अगर तुमने ऐसा किया तुम यहाँ पे जान से मारोगे, तुम्हें पता है कि ये टाइगर ग्रास अगर ब्लास्ट होगी तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे और साथ में मैं भी मर जाऊंगा, मैं नहीं मरना चाहता, गधे कहीं के। तभी फैंग कहता है बस बहुत हुआ, अब मैं उसे ब्लास्ट करके रहूंगा। तभी वो तुरंत अपने तिलिस्मान को एक्टिव करता है और टाइगर ग्रास की तरफ मार देता है और अपने जेड टोकन की वजह से अपने आसपास शील्ड बना लेता है। मगर ये शील्ड ज़्यादातर उस ब्लास्ट की वजह से टिकती नहीं है और वो सडन क्रैक होने लगती है और उस शील्ड के क्रैक होने
की वजह से वो एल्डर जो कि पॉट में छुप चुके थे, उस ब्लास्ट की वजह से काफ़ी दूर जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है और वो कुछ हद तक मरने वाले थे। मगर फैंग इस चीज़ को देख लेता है और दौड़ते हुए जाता है और उस पॉट को उठाता है, उठा के देखता है। तभी एल्डर बोलते हैं कि फैंग जल्दी से मुझे स्कॉर्पियन का ब्लड पिलाओ। मगर फैंग अपने चारों ओर देखता है, सारे के सारे स्कॉर्पियन मर चुके होते हैं। तभी एल्डर कहते हैं जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ और मैं मरना नहीं चाहता हूँ फैंग। तभी फैंग कहता है ठीक है मैं कर रहा हूँ, और फैंग जल्दी से जाता है, एक स्कॉर्पियन को उठाता है और एल्डर के ऊपर ही खून गिराने लगता है। एल्डर कहते हैं कदे कहीं के मुझ पर नहीं, मेरे पॉट के अंदर इसका ब्लड डालो। और तभी फैंग उस पॉट के अंदर जैसे ही ब्लड डालता है, तभी उस एल्डर की बॉडी हील होने लगती है और उसकी पावर रिटर्न आने लगती है। ये देख कर के एल्डर काफ़ी खुश होता है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फैंग ने 10,000 स्पान पेपर खरीद लिए होते हैं और उसने अच्छे तरीके से फायर बॉल तिलिस्मान को बना लिया होता है और उसे 20 बार गिन चुका होता है अब तक। और मन में कहता है कि मैंने फाइनली उन सारे स्कॉर्पियंस को मार करके, बेच करके इतने सारे तिलिस्मान पेपर को खरीद चुका हूँ। एल्डर पीछे से ताना मारते हैं उसको और कहते हैं गधे कहेंगे तुम बस भी करो ऐसे गिनना, माना कि तुम्हारे पास 10,000 तिलिस्मान पेपर है, अब सोचो इसे बेचोगे कैसे, क्योंकि अगर तुमने मार्केट में जाकर के सीधा इसे बेचा तो लोग तुम्हें चोर समझेंगे, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग तुम इतने ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम इतने हाई ग्रेड के तिलिस्मान को बना सको। ये सुन करके फैंग भी कहता है मास्टर आपने सही कहा, मैं ऐसे जाकर के तिलिस्मान को कहीं भी बेच नहीं सकता हूँ। अगर मैंने चोरी चुपके भी इस तिलिस्मान को बेचने की कोशिश की तो मुझे इस तिलिस्मान के वर्थ मनी नहीं मिलेंगे और मुझे काफ़ी कम पैसा दिया जाएगा और ऊपर से मेरे ऊपर और भी खतरे आ जाएंगे, क्योंकि इतने हाई ग्रेड का तिलिस्मान इस पूरी लुंगी सिटी में कोई भी रिफाइन नहीं कर सकता है। तभी मास्टर कहते हैं चलो मेरे साथ रह करके तुम्हारे पास थोड़ा तो अकल आई, मगर तुम तो एक नंबर के धोखेबाज और ठग हो। तुम तो कोई ना कोई पैतरा निकाल ही लोगे कि तुम इस तिलिस्मान को बेच सको मार्केट में। तभी फैंग कहता है हाँ एक आइडिया तो है मेरे पास, मगर पता नहीं वो काम करेगा या नहीं, बट फिर भी देखते हैं। और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग एक जंगल में खूब तेज तेज से चिल्ला चिल्ला के बोलता है अरे मेरी तो लॉटरी लग गई, मुझे तो एक पेटी भर के तिलिस्मान मिल गए, वो भी इस जंगल में। भी कुछ लोग इसकी बात को सुन करके दौड़ते हुए इसके पास आते हैं और बोलते हैं क्या ये तिलिस्मान असली भी होगा। तभी फैंग कहता है पता नहीं, इसे चेक करके देख लेते हैं। तभी फैंग उन लोग के सामने एक तिलिस्मान को यूज करके देखता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। तभी वो सारे के सारे लोग दौड़ते हुए फैंग के पास आकर के पूछते हैं आखिर ये तिलिस्मान की पेटी तुम्हें कहाँ से मिली। तभी फैंग बोलता है मुझे ये सारी तिलिस्मान की पेटी उस रिवर के पास मिली थी। और वो लोग ये बात सुनते ही तुरंत उस रिवर के पास भागे दौड़े चले जाते हैं, क्या पता उन्हें भी कोई ना कोई पेटी मिल जाए तिलिस्मान की और वो भी अमीर हो जाएंगे। तभी एल्डर बाहर आके बोलते हैं कि इतनी घटिया एक्टिंग करोगे मुझे तो नहीं लगा था। तभी फैंग कहता है चाहे एक्टिंग मेरी कैसी भी हो, मेरा आइडिया काम तो आया और सारे के सारे तिलिस्मान को अब हम बेच सकते हैं और हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और पूरे मार्केट में ये बात फैल जाएगी कि मुझे तिलिस्मान सिर्फ जंगल में मिले हैं। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फैंग अपने घर वापस आ जाता है उस सारे तिलिस्मान को बेच करके और इसके पास टोटल 1 लाख स्पेशल स्टोन होते हैं जो कि वो उस तिलिस्मान को बेचने की वजह से पाया होता है। तभी फैंग कहता है कि मैं इन सारे स्टोन को बेच करके अपनी सुई की, मतलब कि ड्रीम गर्ल की पोर्ट्रेट जो कि नई लॉन्च हुई है उसे खरीदूंगा और एक डॉल खरीदूंगा। ये कह करके वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी एल्डर खींच के उसको एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए हैं, तो चुपचाप अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाओ। फैंग कहता है आखिर मैं इस स्टोन से अपनी कल्टीवेशन कैसे बढ़ा सकता हूँ। तभी एल्डर बोलता है इस स्पिरिचुअल स्टोन की सारी एनर्जी को खुद में एब्सॉर्ब करो और एब्सॉर्ब करके कल्टीवेट करने की कोशिश करो। इस चीज़ को सुन करके फैंग थोड़ा शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि ऐसा भी कोई मेथड हो सकता है कि हम इस स्टोन के ज़रिए कल्टीवेट कर सकें और अपने रैलम को अपग्रेड कर सकें। तभी एल्डर उसे खींच करके एक लात मारते हैं और कहते हैं जल्दी से बैठ करके कल्टीवेशन स्टार्ट करो और तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो और टाइम भी कुछ ज़्यादा वेस्ट करो। तभी फैंग इस चीज़ को सुन करके तुरंत कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और उस स्पिरिचुअल स्टोन की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे जैसे वो एल्डर उसे गाइड कर रहा होता है वैसे वैसे फैंग उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है और करते करते रात से दिन हो जाती है और फैंग उस स्पिरिचुअल स्टोन की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक लेवल अपग्रेड कर लेता है जिसका नाम होता है डिवाइन सी 3rd लेवल। और इस चीज़ को देख करके फैंग एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने डिवाइन सी का 3rd रेलम अचीव कर लिया। मास्टर कहते हैं कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो तुम ये मत सोचो कि तुम अब पावरफुल हो चुके हो। तभी फैंग कहता है इतने सारे मैंने स्पिरिचुअल स्टोन बर्बाद कर दिए, मैं इससे क्या क्या कर सकता था। तभी एल्डर कहते हैं ये गधा कभी ज़िंदगी में नहीं सुधर
सकता है। तभी फैंग खड़ा हो जाता है और मास्टर से कहता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा ताकतवर फ़ील कर रहा हूँ। तभी एल्डर बोलते हैं कि अब तुम्हें तिलिस्मान बेच कर के पैसे नहीं कमाने होंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तुम कुछ जा कर के मार्केट से कुछ टास्क को कलेक्ट करो और उस टास्क को परफ़ॉर्म करके उस टास्क के ज़रिए पैसा कमाओ। ये सुन कर के फैंग कहता है ऐसा क्यों? तभी एल्डर बोलते हैं गधे जो मैंने बोला वो करो। तभी इस चीज़ को सुन कर के अच्छे बच्चों की तरह फैंग मार्केट में निकल जाता है और मार्केट में चारों ओर यही अफ़वाह होती है कि किसी बंदे को 10,000 मान पेपर मिले हुए हैं और अगर ये पेपर मुझे मिलते तो मैं सुई के साथ डिनर करने ज़रूर जाता। ये सुन कर के फैंग एकदम बौखला जाता है और गुस्सा करके उन लोग की ओर देखता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा बोलता है कि उस तिलिस्मान में से एक तिलिस्मान पेपर मुझे भी मिला था, तो ये बात सच है और ये झूठ नहीं है। और सच में अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम पक्का सुई को डेट कर रहे होते। पता नहीं वो बंदा सुई को डेट करेगा या वो गधा पता नहीं अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा। तभी फैंग कहता है यहाँ पे कैसे-कैसे लोग हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि कोई बंदा सुई के बारे में बुरा बोल रहा होता है और तभी फैंग के पास एक अननोन पर्सन आकर के उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और फैंग यहाँ पे कुछ बोलता है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग अपने तिलिस्मान को लेकर के निकल जाता है मार्केट में सेल करने के लिए और तभी हम देख पाते हैं कि फैंग के सामने एक और बंदा अपीयर हो जाता है और वो फैंग का रास्ता रोकता है जिसका नाम होता है लिन। इस चीज़ को देख करके फैंग कहता है आखिर तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तभी लिन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या हम कुछ पल के लिए यहाँ साइड में चल सकते हैं? तब भी फैंग कहता है नहीं, जो भी तुम्हें बात करनी है हम यहीं मार्केट में करेंगे, क्योंकि फैंग को यहाँ पे कुछ खतरा लग रहा होता है। अगर लिन कहता है फैंग से देखो मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है और मैं ऐसे भीड़ में सबके सामने तुमसे ये बात नहीं कर सकता हूँ। तभी फैंग के पीछे एक बहुत बड़ी परछाई आती है और वो बंदा काफ़ी हट्टा-कट्टा होता है। अभी फैंग पलट के देखता है कि आखिर इतनी लंबी चौड़ी परछाई किसकी है और जब वो देखता है कि उसके पीछे एक हट्टा-कट्टा इंसान खड़ा है, ये देख कर के वो शॉक हो जाता है और लिन से कहता है कि तुम इसे लेकर के आए हो मुझे डराने के लिए, मगर मैं फिर भी नहीं डरूंगा। तभी उस बंदे के बगल से उसकी बहन निकलती है और ये दोनों ट्विंस ब्रदर और सिस्टर होते हैं। तभी लिन आगे बढ़ के बोलता है ये दोनों का नाम है जिंग और लड़की का नाम है लूसी। ये दोनों ही मेरे पार्टनर हैं और तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, मैं इन्हें तुम्हें डराने के लिए नहीं बुलाया हूँ, ये बल्कि हमारे लिए काम करेंगे। तभी फैंग कहता है आखिर ऐसा कैसा काम है जो इतने हट्टे-कट्टे लोगों को तुम्हें बुलाना पड़ा? तभी लिन फैंग के पास आकर के बोलता है ठीक है, तुम अगर कोने में नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहीं बताता हूँ और पास आकर के बोलता है कि मैंने लुंगी सिटी के पास में ही एक केव को डिस्कवर किया है जहाँ पर 3 हेड वाला आइस स्पाइडर है और तुम ये जानते हो कि ऐसे स्पाइडर कितने ज़्यादा कीमती होते हैं। तभी इस चीज़ को सुनकर के फैंग एकदम चौंक जाता है और कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं इस हंटिंग में तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं तो इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हूँ। तभी वो लिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम 3 डिवाइन सील रेलम पे हो और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे हम तीनों भी सेम रेलम पे हैं। और तभी फैंग कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी कल्टीवेशन क्या है? तभी लिन कहता है ये थोड़ी सी कल्टीवेशन और थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद मेरे पास ये भी पावर है कि मैं लोगों की कल्टीवेशन को देख सकता हूँ। और फिर लिन कहता है कि हमारी एक और साथी है जो कि केव में हमारा इंतज़ार कर रही है और उसका नाम है नान गाउन। जैसे ही फैंग नॉन गाउन का नाम सुनता है वो तुरंत रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि नॉन गाउन आई है? ये तो हमारी सिटी की सबसे ज़्यादा ताकतवर लेडी है। ये बात सुन कर के वहाँ जिंग कहता है इस गधे को तो पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। फैंग कहता है अगर नान आई है तो मैं उसके लिए ज़रूर तुम लोगों के साथ जाऊंगा क्योंकि वो हमारी सिटी की सबसे ज़्यादा ताकतवर और खूबसूरत लेडी है और मैं उसे अपनी आंखों से अपने सामने देखना चाहता हूँ क्योंकि आज तक मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है। तभी ये सारी बात सुन कर के फैंग के शोल्डर पे उसकी स्प्रिट अपीयर हो जाती है और वो स्प्रिट आकर के बोलती है कि तुम इस गधे को लेके जाना चाहते हो, वो भी हंटिंग पे, इसे तो कुछ भी नहीं आता है। फैंग उस स्प्रिट को अपने हाथों से छुपाने लगता है मगर तभी वो स्प्रिट कहती है तुम देखे एक नंबर के ढक्कन हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि जब हम मर चुके हैं तो तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख नहीं सकता और ना ही सुन सकता है और मैं तुम्हारे मन की बात को भी पढ़ सकता हूँ। ये बात सुनकर के फैंग कहता है मैं वाकई में शायद गधा ही हूँ। तभी लिन कहता है तुम्हारे शोल्डर में दर्द है क्या जो तुम अपने शोल्डर को बार बार इस तरीके से दबा रहे हो? तभी फैंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने शोल्डर पे बैठी मक्खी को भगा रहा हूँ। ये बात सुन करके एल्डर एकदम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये गधा मुझे मक्खी बोल रहा है, मैं इसे सच में नहीं छोड़ूंगा। इस बार तुम फैंग किसी मुसीबत में पड़े ना तुम मुझे याद ना करना। तभी फैंग कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से बुड्ढे। तभी लिन फैंग से कहता है कि तुम
ने क्या सोचा इस हंटिंग में साथ चलने के बारे में। तभी फैंग कहता है कि मैं बस वही सोच रहा हूँ। तभी लिन कहता है आखिर तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो। तभी फैंग कहता है कि हम लोग टोटल 5 लोग हैं और हम पाँचों में से 4 लोग सिर्फ डिवाइन सील रेलम पे हैं। अगर नान तो गोल्डन डिवाइन रेलम पे है और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों के हिस्से में 30-30% आएंगे उस स्पाइडर की बीट्स, बट नान इतने में नहीं मानेगी, उसको हमें 50% देना होगा। तभी लिन कहता है तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। तभी वेल्डर फिर से अपीयर होता है, कहता है गधे अभी तो कुछ शिकार किया नहीं तुमने और अभी से पार्टीशन की बात कर रहे हो। तुम वाकई में एक नंबर के गधे और उल्लू टफर हो। ये कह करके वो एल्डर अपनी भड़ास फैंग के ऊपर निकाल रहा होता है क्योंकि फैंग ने इसे मक्खी बोला होता है। और तभी हम देख पाते हैं जिंग कहता है कि हम यहाँ बैठ करके सिर्फ बकवासी करेंगे या हम चल करके उस स्पाइडर को हंट करेंगे। तभी वो सारे के सारे जंगल की ओर निकल जाते हैं। हम देख पाते हैं कि फैंग चलते चलते अपने ही ख्याल में डूबा रहता है और सोचता है हम सबने मिल करके उन सारे स्पाइडर्स को मार दिया तो मार्केट में पर हेड की कीमत 300 स्पिरिचुअल स्टोन है और ना जाने उस गुफा में कितने सारे स्पाइडर्स होंगे। शायद इन गधों को पता नहीं है कि स्पाइडर के सर की भी अच्छी खासी कीमत मिलती है। ये तो शायद उस स्पाइडर की बीट्स के पीछे पड़े होंगे। खैर जो भी हो, मैं तो भाई साहब माला माल हो जाऊंगा, आज मेरी तो लॉटरी लग गई है। ये सोच करके वो एकदम खुश हो जाता है। तभी एल्डर फिर से अपीयर होता है, कहता है गधे तुम्हारे पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि तुम उस स्पाइडर को मार पाओ और मुझे यहाँ पे कुछ फिशी लग रहा है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी फैंग कहता है बुड्ढे तुम चुप हो जाओ। एल्डर कहता है तो ठीक है, जब यहाँ पे फंसना ना तो मुझे रोते रोते मत कहना कि प्लीज़ एल्डर मुझे बचा लो, मैं घंटे से तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उस केव के बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं। तभी लिन कहता है कि फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं और वो लोग सारे के सारे लोग खड़े होकर के उस केव की ओर देखते हैं और कहते हैं कि आखिर ये केव में कितनी ठंड महसूस क्यों हो रही है। और तभी लिन आगे की ओर बढ़ता और तभी लिन के ऊपर एक सडन फायर बॉल से अटैक हो जाता है जिसे देख करके लिन तुरंत से डॉज कर देता है। इस चीज़ को देख करके तुरंत नान बाहर आती है और कहती है तो तुम इसी को लेकर के आने वाले थे। खैर जो भी हो, ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला जो कि मेरे स्नेक अटैक से बच गया। तभी नान उसे देख करके एकदम हैरान हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा गज़ब की लग रही होती है कि सिर्फ नान उसे देख ही रहा होता है। तभी नान के पास वो एल्डर फिर से आकर के कहता है कि देखो उसकी शॉट को, उसकी शॉट वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। नान कहता है हाँ आपने सही कहा, वो शॉट वाकई में काफ़ी गज़ब की लग रही है। फिर वो एल्डर कहता है कि अगर ये लड़की तुमसे पड़ जाती है ना तो तुम इसे पटा करके इसकी शॉट को मुझे दे देना और मैं इस शॉट को अच्छे से रिफ़ाइन करके तुम्हें दे दूंगा क्योंकि तुम जानते हो ना मैं एक वेपन रिफाइनर हूँ। तभी फैंग कहता है बुड्ढे तुम्हारी ठरकपन तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तभी वो सारे के सारे लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तभी फैंग नान के करीब आके पूछता है कि आखिर यहाँ इतनी ठंड क्यों है। तभी नान बोलती है कि जो वो आइस मिस्ट फ्लावर देख रहे हो ना उसकी वजह से इस गुफा में इतनी ज़्यादा ठंड है। नान कहता है अच्छा, और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। तभी नान पलट के देखती है गुस्सा करके। तभी फैंग कहता है कि अरे मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था। तभी नान कहती है चुपचाप मेरे आगे चलो। और जैसे ही नान आगे चलता है उसके ऊपर आइस स्पाइडर तुरंत अटैक कर देता है जिसे डॉज करने के लिए फैंग अपने वो सामने एक शील्ड बना देता है जिस शील्ड से वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और खुद को बचा करके उस स्पाइडर को दूर ढकेल देता है। तभी इस चीज़ को नान देखती है और तुरंत वो भी अटैक करती है उस स्पाइडर के ऊपर, मगर वो स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, उसे भी वो तुरंत डॉज करके ऊपर उड़ जाता है। तभी फैंग यहाँ पे एक स्पाइडर से बचा ही था, तभी उसके ऊपर दूसरा स्पाइडर आकर के अटैक कर देता है जिसे देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी फैंग अपने सामने वही सेम शील्ड बना करके उस स्पाइडर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इतना अच्छा मौका पा करके लिन तुरंत अपना थंडर अटैक उस स्पाइडर के ऊपर कर देता है जिसमें से एक स्पाइडर वहीं पे सडन मर जाता है। फैंग जैसे तैसे करके उससे बचा ही था, तभी दूसरा स्पाइडर आकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे फैंग की शील्ड काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि फैंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली थी। तभी फैंग को बचाने के लिए नान आगे आती है और एक क्लाउड फायर फॉर्मेशन को समन करती है और खूब ढेर सारे आग की बारिश कर देती है उन स्पाइडर के ऊपर, मगर उन स्पाइडर का तब भी कुछ नहीं बिगड़ रहा होता और वो दोनों स्पाइडर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी लिन की पूरी टीम साथ आ जाती है और तभी जिंक अपनी बड़ी सी शॉट से उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो स्पाइडर थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। जैसे ही वो स्पाइडर घायल होता है लिन इस चीज़ को देख करके तुरंत उस स्पाइडर के ऊपर थंडर अटैक कर देता है। वहाँ पे वो भी स्पाइडर मारा जाता है। जो आखिरी स्पाइडर बचा होता है वो फिर से
फैंग के ऊपर अटैक करता है। ना जाने यहाँ पे फैंग ही के पीछे सब क्यों पड़े हैं, और तभी फैंग की जो शील्ड होती है वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है। इस चीज़ को देख कर के नान तुरंत अपने स्ट्रॉय फायर अटैक को समन करती है और उन स्पाइडर की ओर छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर वहीं पे मारा जाता है। तभी नान फैंग के पास आकर के उसे उठाने वाली रहती है और उसके पीछे एक अटैक हो जाता है जो कि थंडर अटैक होता है। इस यहाँ पर नान काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और फैंग उसकी ओर दौड़ता भागता आता कि आखिर उसके ऊपर किसने अटैक किया, मगर ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, लिन होता है। और यहाँ पे नान काफ़ी ज़्यादा घायल होकर के नीचे गिर जाती है और उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और पता करते हैं आखिर लिन की क्या मजबूरी थी कि उसने सीधा नान के ऊपर से एक स्नेक अटैक कर दिया। गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नान के ऊपर लिन ने पीछे से स्नेक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से नान काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी। इस चीज़ को देख करके वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और चुपचाप खड़े होकर के नान को देख रहे होते हैं। अब यहीं से हमारा ये दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर फैंग खड़ा होकर के अपने स्पिरिट एल्डर से कह रहा होता है, यहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा है कि हमें सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे यहाँ पे उजाला हो सकता है। तभी वो एल्डर कहता है कि कल रात में ही तुमने एक चीज़ खरीदी थी जिसका नाम है नाइट पर्ल, उसका यूज़ करो और यहाँ पे रोशनी लाओ, क्योंकि उस केव में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और उन लोगों को सही तरीके से कुछ दिख नहीं रहा होता। और तभी फैंग उस पल को निकाल करके आसमान में छोड़ देता है, जिसकी वजह से चारों ओर उजाला हो जाता है। और तब सब खड़े होकर के देख रहे होते हैं कि लिन ने सीधा नान के ऊपर स्नेक अटैक कर दिया। और तभी वो एल्डर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि ये इतना घटिया इंसान हो, इसने पीछे से अटैक किया, वो भी अपने साथी के ऊपर। तभी इस बात को सुनकर के फैंग भी कहता है कि ये वाकई में बहुत गलत हुआ, आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि लूसी और जिंग भी इस चीज़ से एकदम घबरा जाते हैं और वो लोग नान की ओर देखते हैं। और तभी जिंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नान के ऊपर स्नेक अटैक करने की। तभी लिन बोलता है, तुम गधों को क्या लगा था कि मैं तुम लोगों के साथ अपना ट्रेजर बांटूंगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल जो थी वो नान थी, क्योंकि ये 5 डिवाइन सी रेलम पे थी। मैंने उसे यहाँ पर इंजर्ट कर दिया और वो मुझसे अब बैक फाइट नहीं कर सकती और ना ही तुम लोग मुझसे बैक फाइट कर सकते हो। यहाँ पे तुम सब के सब मारे जाओगे और ये सारा का सारा ट्रेजर अब मेरा होगा। तभी यहाँ पे नान कहती है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक करके अच्छा नहीं किया और मेरा पवेलियन ताई सी तुमसे बदला लेकर के रहेगा अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया। तभी लिन कहता है कि हमारा ये छोटा सा पवेलियन मुझे कहाँ तक ढूंढेगा, क्योंकि लितियान ज़ियाओ कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है और यहाँ पे ऐसा होगा कि रेत में सुई ढूंढ रहा हो कोई और तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। नान कहती है भले ही मैं इंजर्ड हो चुकी हूँ मगर मैं अभी भी तुमसे बैक फाइट कर सकती हूँ, और वो रेडी हो जाती है उससे लड़ने के लिए। मगर तभी लिन कहता है एक बार सोच लो, क्योंकि मैं ज़रा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और तभी नान की तरफ से जिंग बोलता है कि नान भले इंजर्ड हो चुकी है मगर हम उसके साथ हैं और तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो और हम सब मिल करके तुम्हें मार देंगे। तभी लिन कहता है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पावरफुल इस समय कोई भी नहीं है, एक लौती नान थी अब वो भी नहीं है। नान को ये सुन करके एकदम गुस्सा आ जाता है और वो खड़ी होकर के इनसे बैक फाइट करने के लिए जा रही होती है। और तभी लिन एक थंडर अटैक करके उसे खूब दूर फेंक देता है और इस चीज़ को देख कर उसी अपने वाटर अटैक से 2 ड्रैगर बना करके लिन की ओर छोड़ देती है, मगर उसका तब भी कुछ नहीं होता है। और इस चीज़ को देख करके जिंग भी तुरंत आगे आता है और अपनी हैवी शॉट से लिन के ऊपर अटैक करता है, मगर वो दोनों ही मिल करके अटैक करते हैं मगर लिन की शील्ड को वो लोग भेद नहीं पाते हैं और ना ही उस शील्ड को तोड़ पाते हैं। और तभी लिन खड़ा होकर के कहता है कि तुम बच्चों को क्या लगता है कि तुम लोग मेरी शील्ड को तोड़ सकते हो, वैसे कोशिश कर लो 1-2 बार और सही, मगर तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तभी लिन उन दोनों के ऊपर थंडर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। अभी फैंग वहाँ पे खड़ा होकर के सोच रहा होता है कि जिंग और लूसी भी इस लिन के सामने सर्वाइव नहीं कर पाए, आखिर मैं कैसे लड़ूंगा। और मैंने अभी ही हाल ही में अपना 3rd लेवल अचीव किया और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि इससे मैं कॉम्बैट फाइट में जीत पाऊंगा। तभी फैंग आगे बढ़ के लिन के पास जा कर के बोलता है बड़े भाई आप मुझसे ज़्यादा पावरफुल हैं और मैं आपकी छत्र छाया में रह कर के आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। और आप तो मेरा नेचर जानते हैं, मैं भी एक तरीके का चोरी हूँ और आप भी मुझे अपने इस छोटे से ग्रुप में शामिल कर लें और मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तभी लिन कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें अपना कुत्ता बना करके रखूँगा और तुम मेरे लिए वफादार कुत्ते बन के रहोगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है। तभी फैंग कहता है जैसा आप कहें
हैं बड़े भाई, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। तभी तभी फैंग कहता है कि बड़े भाई मेरे पास आपके लिए एक अच्छा-सा आइडिया है, क्यों ना आप इन दोनों खूबसूरत सी लड़कियों को अपना गुलाम बना कर के रखें और इन दोनों खूबसूरत लड़कियों के साथ आप मौज लो। दोनों को मारने से अच्छा है कि आप मेरे इस आइडिया पे गौर करें। इस बात को सुनकर केलिन एकदम खुश हो जाता है और कहता है इस छोटे से लड़के ने सही बात कही। और तभी हम देखते हैं कि लूसी और नान दोनों फैंग के ऊपर चिल्ला रही होती हैं और उसे बुरा भला कह रही होती हैं। तभी फैंग उन लोग की तरफ पलटता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग खड़ी हो जाओ। ये सुन करके सभी के सब एकदम शॉक में आ जाते हैं। लिन सोचता है आखिर ये क्या था, और वो सोचता है शायद फैंग ने उन दोनों को हिप्नोटाइज कर लिया। और तभी वो दोनों लड़कियां खड़ी हो जाती हैं और फैंग उन लोग के पीछे खड़ा होकर के कहता है इतनी खूबसूरत बलाएं क्या आपने आज तक देखी है। और तभी वो दोनों लड़कियां ढेर सारे फ्लाइंग किस और खूब सारे प्यारे प्यारे पोजेस देती हैं, जिसकी वजह से लेन इन लोगों की खूबसूरती में खो जाता है और वहीं पे खड़ा होकर के कंटिन्यू टुकुर टुकुर उन लोग को देख करके कहता है कि वाकई में ये छोटा लड़का बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इसने तो इन दोनों लड़कियों को हिप्नोटाइज करके मेरा गुलाम बना दिया। अब तो मेरे मज़े ही मज़े हैं। मैं इन दोनों को अपने पवेलियन में ले जा करके इन लोगों को अपना सर्वेंट बनाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा मज़े करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की खूबसूरती में खो जाता है और इनके चाम के नशे में डूब जाता है। और तभी एक अच्छा सा मौका पा करके अपने फायर तिलिस्मान को एक्टिवेट करके उसकी शील्ड की ओर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज़ को देख करके लिन कहता है कि आखिर मेरे ऊपर स्नेक अटैक किसने किया और किसकी इतनी हिम्मत हुई। तभी फैंग उसके सामने आके कहता है बड़े भाई वो तो मैं हूँ, तुम्हारा छोटा सा कुत्ता। वे लिन कहता है कि तुम मेरे वाइट वाटर मार्क्स बॉडी प्रोटेक्शन को नहीं तोड़ सकते और ये तुम्हारे छोटे मोटे अटैक मेरे वहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग ने अपने तिलिस्मान को, जो कि फायर तिलिस्मान था, वो थोड़ा थोड़ा करके उन दोनों लड़कियों को आधा आधा बांट देता है। और ये सारी की सारी फैंग की चाल होती है। फैंग ने उन दोनों लड़कियों को हिप्नोटाइज नहीं किया था, बल्कि उन दोनों लड़कियों को अपना तिलिस्मान दिखा करके अपनी ओर कर लिया था। इसी वजह से वो लड़कियां फैंग की बात सुन करके खड़ी होकर के लिन को अपने चाम में फंसा करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। अब ये सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में आ जाता है। तभी लिन कहता है कि तुम लोग के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि तुम लोग मेरी इस शील्ड को तोड़ पाओ। तभी फैंग कहता है अच्छा वो तो वक्त बताएगा। और तभी फैंग अपने पास से सारे के सारे तिलिस्मान को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से लिन इस चीज़ को देख करके एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसको अब तक लग रहा था कि उसके पास सिर्फ एक ही तिलिस्मान था। मगर जैसा कि वो देख पाता है कि उन तीनों के पास हाई ग्रेड के फायर तिलिस्मान होते हैं। और तभी वो तीनों मिल करके अपने तिलिस्मान को एक्टिव करके लिन की ओर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और लिन वहीं पे मारा जाता है। तभी फैंग कहता है कि लो अब हो गया इंसाफ। और तभी फैंग पलट करके बोलता है कि अब हमें सारे ट्रेजर को आपस में आधा आधा करके बांट लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मुसीबत थी वो टल चुकी है। अभी एल्डर बोलते हैं कि गधे, मुझे नहीं लगा था कि मेरे इस गधे से डिसाइबल के पास इतना अच्छा आइडिया होगा। तभी फैंग शर्माने लगता है और तभी लूसी और नान फैंग के पास आकर के कहती हैं कि हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। तभी जिन भी फैंग के पास आकर के उससे माफी मांगता है और तभी फैंग कहता है कि अब हमें अपने सारे ट्रेजर को आपस में आधा आधा करके बांट लेना चाहिए। मगर तभी जिंग उसकी ओर गुस्सा के आगे बढ़ता है। तभी फैंग सोचता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है और वो भी पीछे से खड़ा होकर के डिफेंसिव मोड में आ जाता है। जिंग कहता है कि जैसा कि तुमने हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है तो ये सारा का सारा ट्रेजर अब तुम्हारा हुआ। इस बात से वहाँ खड़े हुए सारे के सारे लोग एग्री हो जाते हैं। मगर फैंग कहता है कि बहुत ही मुश्किल से मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, तो मैं ये सारा का सारा ट्रेजर अकेले नहीं रखूंगा। ये सारा का सारा ट्रेजर अब हम सब में बटेगा। तभी फैंग कहता है यहाँ पर आइस सिल्क बीट्स और आइस फ्रूट के अलावा भी यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। इस बात को सुन करके सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फैंग की ओर देखने लगते हैं। तभी फैंग कहता है लगता है तुम लोग ने उस चीज़ को ऑब्जर्व, तुम लोग को क्या लगता है कि लिन इस छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग के ऊपर अटैक करेगा और हमें जान से मारने की कोशिश करेगा। तभी वो सारे के सारे लोग खड़े होकर के कहते हैं तुमने सही बोला, यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा जो कि ज़्यादा कीमती होगा। तभी लिन कहता है हाँ तुमने सही सोचा, यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कीमती है। फैंग अपने हाथ में एनर्जी बॉल को जनरेट करके तुरंत एक पहाड़ की ओर कर देता है और वो अटैक जैसे ही उस पहाड़ की चोटी पे जाके लगता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों ओर एकदम रोशनी फैल जाती है और वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे
लोग उस चीज़ को देख नहीं पा रहे होते हैं और उनकी आँखों पूरी चौंधिया जाती हैं। तभी ज़िंग कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तभी फैंग कहता है, घबराओ मत, कुछ देर बस वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिनयून पवेलियन का सीन, जहाँ पर वो सारे के सारे मिल कर के उस बड़े से पत्थर को लेके आए होते हैं, जो कि काफ़ी कीमती जेड होता है। उस जेड को देख कर के उस पवेलियन मास्टर के होश उड़ जाते हैं और वो बार-बार उस जेड को छूता रहता है। और तभी फैंग कहता है कि आखिर ये कितना ज़्यादा कीमती है जिसे आप बार-बार देख रहे हैं, परेशान मत होइए, आपका ही और हम ये आपके ही पवेलियन में बेचेंगे। तभी वो पवेलियन मास्टर बोलता है कि अगर आप चाहें तो हम इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। तभी फैंग कहता है, ऑप्शन लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तभी वो बंदा अपने आप को थप्पड़ मार के बोलता है, इन गधों को तो पता भी नहीं है कि ऑप्शन से इन्हें और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। तभी पवेलियन मास्टर खुद को मार करके पलट के बोलता है कि अगर आपने इसे ऑप्शन हॉल में बेचा तो इसके बदले आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि लिए इसे खरीदने के लिए काफ़ी अमीर-अमीर लोग आएँगे और आप माला-माल हो जाएँगे। बस हमारी फ़ीस जो होगी वो 10% होगी। इस चीज़ को सुन कर के फैंग एकदम खुश हो जाता है और तभी वो पवेलियन मास्टर क्लैप करके अपने सर्वेंट को बाहर बुलाता है और वो सर्वेंट ढेर सारा गोल्ड स्पिरिचुअल स्टोन और साथ में वीआईपी टोकन कार्ड लेकर के आता है। और ये पवेलियन मास्टर बोलता है कि ये वीआईपी कार्ड से आप हमारे ऑप्शन हॉल में आ सकते हैं। और तभी उतने सारे कोल्ड स्टोन को देख करके फैंग और फैंग की पूरी टीम एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी यहाँ पे तो लॉटरी लग चुकी थी। और फैंग उन सारी चीज़ों को लेकर के आपस में इक्वल डिवाइड करके वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और वो सारे के सारे लोग अब बाहर आ जाते हैं। अभी हम देख पाते हैं कि ये सारे के सारे लोग अब डिवाइड होकर के अपने अपने घर जा रहे होते हैं। और इस चीज़ को देख करके फैंग तुरंत जिंग के गले लग जाता है और फैंग उसे कस के दबा देता है और उससे कहता है कि छोटे भाई, जब भी तुम क्यूजी सिटी आना तो मुझे ज़रूर याद करना, क्योंकि लिए आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। ये सुन कर के फैंग एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि अब तक उसका कोई दोस्त और कोई फैमिली मेम्बर नहीं था। इस चीज़ को देख कर के फैंग तुरंत एक और बार जा कर के जिंग के गले लग जाता है। फिर जिंग उसे कस के एक और बार दबा देता है, जिसकी वजह से फैंग की पूरी सांसें रुक रही होती हैं और वो छटपटा रहा होता है और कहता है, भाई बस कर दे, कितना प्यार करेगा, छोड़ दे। तभी फैंग जा करके तुरंत लूसी को भी हक कर लेता है, जिसकी वजह से लूसी वहाँ पे तुरंत फ्रीज हो जाती है और ब्लश करने लगती है। और तभी फैंग कहता है कि तो इस सफ़र में तुम ध्यान से जाना और मुझे मत भूलना कि तुम्हारा एक और दोस्त है। और ये कह कर के वो जैसे ही लूसी से थोड़ा सा दूर हटता है, लूसी वहाँ से तुरंत शर्मा करके भाग करके अपने भाई के पास चली जाती है और वो दोनों इस सिटी से चले जाते हैं। और तभी नान फैंग के पास आकर के बोलती है कि क्या हम कहीं बैठ कर के कुछ खा सकते हैं। तभी फैंग कहता है कि तुम मुझसे मजाक क्यों कर रही हो, भला तुम मेरे साथ क्यों खाओगी। तभी नान कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ गधे, हम चल के क्या साथ में बैठ टोफू खा सकते हैं। मगर इस बात को सुन कर के फैंग एकदम शर्मा जाता है और सख्त लौंडा बनते हुए कहता है, नहीं फिर कभी, अब हम मिलेंगे 3 दिन बाद ऑप्शन हॉल में सीधा, तो तुम क्या कहती हो। इस बात को सुन करके नान भी कहती है ठीक है, और वो दोनों अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। और तभी नान कहती है कि इस गधे ने तो मुझे गले भी नहीं लगाया। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि नान कहीं ना कहीं फैंग को पसंद करने लगी थी और उसको देख करके मुस्कुराती भी है और गुस्साती भी है, क्योंकि लिए फैंग ने उसे गले नहीं लगाया था और बिना गले लगाए उसे बाय बोल करके वहाँ से चला जाता। और यहाँ पे फैंग की हवा टाइट हो रही होती है, क्योंकि लिए वो कहीं ना कहीं नान को भी पसंद कर रहा होता है। ये दोनों ही एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, क्योंकि लिए इन दोनों को अब 3 दिन बाद ऑप्शन हॉल में मिलना होता है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि फैंग अपनी पुरानी सी कुटिया में आकर के लिन की पोट्री को खोल रहा होता है और उसमें से ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन और कुछ जेड और कुछ बोतल निकलती हैं। और तभी वो अपने मास्टर से कहता है कि बुड्ढे अब बाहर आ जा, कितना सोएगा। और तभी फैंग गलती से एक जेड को उठा लेता है, जिसमें से ब्लैक ऑरा निकलता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और पता करते हैं कि फैंग उस जेड के ब्लास्ट से, जिसमें ब्लैक ऑरा निकल रहा था, उस ब्लैक ऑरा के ब्लास्ट से बच पाया या नहीं। और हाँ, चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, और इसकी नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय। हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग और मिस नान दोनों ही ऑप्शन हाउस में चले जाते हैं, मगर नान
फैंग के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगती हैं क्योंकि लिए नान से वो कुछ चीज़ें उगलवाना चाहती थी, मगर तभी फैंग सोचता है कि मिस नान यहाँ पे अकेले उसे पाकर के किस करने वाली हैं। मगर तभी मिस नान बोलती हैं कि मुझे सब पता चल गया है। फिर फैंग वहाँ पे घबरा जाता है और बोलता है कि आखिर आपको क्या पता चला है। तभी मिस नान कहती हैं कि उस दिन जब केव में तुमने मेरी जान बचाई थी और जिस तिलिस्मान का तुमने यूज़ किया था, वो तिलिस्मान वही है ना जो कि कुछ दिनों पहले सिटी में ये अफ़वाह उड़ी थी, किसी बंदे को 1000 तिलिस्मान जंगलों के बीच में मिले हैं। मगर मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से पता चल गया है कि वो तिलिस्मान बनाने वाला और कोई नहीं, वो तुम ही हो और तुम्हें ही वो तिलिस्मान मिले थे। तभी फैंग उनकी बात को साइड करने के लिए बोलता है कि अरे नहीं, वो तिलिस्मान तो मुझे जंगल में मिले थे और सारे तिलिस्मान मैंने बेच दिया था और कुछ तिलिस्मान अपने पास रख लिए थे। तभी नान बोलती है मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो सारे के सारे तिलिस्मान जितना कि 1000 थे वो सब बिक चुके थे, ये एक्स्ट्रा तिलिस्मान थे तुम्हारे पास। तभी फैंग बोलता है कि अरे वो मैंने ही बेच करके उस तिलिस्मान को फिर से मैंने खरीद लिया था। तभी नान फैंग को देख करके कहती है मैं तुम्हें गधी दिखती हूँ या मेरे शक्ल पे लिखा है मैं बेवकूफ़ हूँ। तभी फैंग कहता है कि अरे नहीं, मैं भूल गया था, मैं तो जिस जंगल में फिर से गया था और मुझे एक और पेटी मिल गई थी उस तिलिस्मान की। तभी मैं स्नान उसके करीब में आके कहती है अगर तुमने एक बार और झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। और इस सिचुएशन को देख करके वो लिन प्रिंस सोचता है कि मैं स्नान और फैंग किस कर रहे हैं आपस में, और इस चीज़ को देख करके वो और भी ज़्यादा गुस्सा रहा होता है क्योंकि दूर से तो ऐसा ही लग रहा था। तभी फैंग मिस नान से कहता है कि अच्छा मैं मानता हूँ कि मैं वही तिलिस्मान रिफाइनर हूँ। तभी मिस नान कहती हैं तुम इतने हाई लेवल के केमिस्ट हो तो तुम लोगों से छुप क्यों रहे हो। तभी फैंग कहता है कि अगर मैं ओपनली उस तिलिस्मान को बेचूंगा तो मैं काफ़ी सारे सेक्ट की नज़र में आ जाऊंगा और मैं किसी भी सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता और ना ही मैं उनका वॉच डॉग बनना चाहता हूँ। और तभी मिस नान कहती हैं इसका मतलब तुम अकेली सर्वाइव करना चाहते हो। तभी फैंग कहता है हाँ तुमने सही समझा, मैं अकेले ही सर्वाइव करना चाहता हूँ, मगर तुमने अगर इस राज के बारे में किसी को बताया तो मैं पक्का वो तिलिस्मान तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। ये सुन करके नान कहती है उससे पहले मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। फैंग भोली सी शक्ल बना के कहता है अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम ऐसे ही बेवजह गुस्सा आ गई हो। तभी नान कहती है तुम जानती हो ना मेरे स्वॉर्ड में कितनी पावर है, अगर मैंने एक स्लैश लगाया ये जो तुम्हारी नाजुक सी गर्दन है ना वो तुम्हारे धड़ से नीचे गिर जाएगी। ये सुन करके फैंग की हलक से का थूक भी अंदर नहीं जा रहा था। और तभी मैं स्नान कहती हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम इतने हाई लेवल के केमिस्ट हो मगर फिर भी तुम छोटी मोटी गुफाओं में जा करके मॉन्स्टर का हंट कर रहे हो। और मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि तुम उस जंगल में क्यों स्कॉर्पियन का हंट कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें वहां पे तिलिस्मान को रिफाइन करना था उसके ब्लड से। मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम उस दिन उस स्पाइडर केव में क्यों आए थे, तुम्हारी जान वहां पे जा सकती थी, तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो और अपने तिलिस्मान के दम पे तुम यहाँ पे फाइट करने आ गए और तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम्हें ये बताओ कि तुम उन स्पाइडर केव में आने की वजह क्या थी। जब मैंने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि तुम सारे ट्रेजर को बेच करके उससे स्पिरिट स्टोन खरीदते हो और साथ में मुझे ये भी पता चला कि तुम वो स्पिरिट स्टोन का यूज नहीं करते हो। आखिर वो सारे स्पिरिट स्टोन जाते कहाँ हैं। तभी एल्डर कहते हैं कि लगता है ये लड़की अब तुम्हारी जान लेकर के रहेगी, मगर इसको जरा सा भी खबर ना लगे कि तुम उस स्पिरिट स्टोन से कल्टीवेट करते हो। तभी फैंग कहता है अरे वो स्पिरिट स्टोन तो मैं बस यूं ही यूज करता हूँ और गरीबों में बांट देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा दयालु हूँ ना। तभी मिस नान कहती है मुझे पता है कि तुम कितने बड़े दयालु हो, तो जो सच है वो बताओ। तभी फैंग उसको कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सारे पैसे गरीबों में बांट देता हूँ। और ये सुन करके मिस नान कहती तुम सच बोल रहे हो, अगर झूठ हुआ तो सच मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से उड़ा दूंगी। तभी फैंग कहता है तुम बार बार मुझे एक ही धमकी क्यों देती हो। तभी मिस नान कहती है मेरी तलवार बहुत दिनों से ब्लड की भूखी थी इसलिए। तभी यहाँ पे एल्डर कहते हैं फैंग से लगता है ये लड़की तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग करके ही रहेगी, मुझे तो लगता है मेरा ये डिसेबल जल्दी मरने वाला है और मुझे जल्द से जल्द नया डिसेबल ढूंढना होगा। तभी फैंग कहता है चुप बुड्ढे, बहुत तू बोलता है, अगर तुमने अब बोला तो मैं तुम्हारा फर्नेस तोड़ दूंगा। तभी मिस नान कहती हैं अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी फाइट उस आइस स्पाइडर केव में हो रही थी फैन से, तो तुमने उससे कहा था कि तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि कौन मैडक है और कौन मैडक का बच्चा।
ये इस चीज़ का क्या मतलब था? मुझे क्या तुम बता सकते हो? तभी फैंग मैं स्नान के सामने फ्रॉग की तरह बन कर के घुर-घुर करने लगता है। ये देख कर के मैं स्नान उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हूँ और हमें यहाँ बिल्कुल नहीं आइडिया लगता है कि लड़कियों को ऐसी बचकानी हरकत क्यों पसंद में आती है। तभी फैंग उसे देख कर के और भी ज़्यादा घुर-घुर करने लगता है। तभी उसका एल्डर बोलता है कि आखिर तुम एक नंबर के गधे ही निकले। तुम्हें तो किसी का वॉच डॉग नहीं बनना था और यहाँ पे तुम मेढक बन गए हो। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो ऑप्शन हाउस स्टार्ट हो जाता है। उस ऑप्शन हाउस का फर्स्ट आइटम होता है हेक्साडाइन पिल और ये किसी भी कल्टीवेटर को फर्स्ट लेवल पे क्यों चुटकियों में अपग्रेड कर सकती थी। और इस पिल का दाम होता है 3000 स्पिरिचुअल स्टोन और इस पिल को रिफाइन करने वाले होते हैं ग्रेट एल्केमिस्ट जियान। और इस चीज का नाम सुन के ही ये पिल सीधा 4000 टेल में सेल हो जाती है। और तभी उस ऑप्शन हाउस में सेकंड आइटम आता है जो कि गोल्डन ब्रश तलिस्मान होता है। इस गोल्डन ब्रश से आप किसी भी तिलिस्मान को बना सकते थे और इस तिलिस्मान को 4 लेवल मॉन्स्टर की पोस्ट से बनाया गया था। और इस तिलिस्मान का रेट होता है 3000 लो रेट के गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन। और तभी इस चीज को देख करके फैंग काफी ललचा जाता है और सोचता है काश ये ब्रश मुझे मिल जाए। तभी उसका एल्डर बोलता है अगर ये ब्रश तुम्हें मिल गया तो तुम बहुत ही अच्छी तरीके से तिलिस्मान को रिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रश बहुत ही ज्यादा ब्लड को सक करता है और जब तुम इससे राइट करोगे तो तुम्हें बार बार ब्लड में डिप नहीं करना पड़ेगा और तुम बहुत अच्छी तरीके से उस तिलिस्मान को ड्रा कर पाओगे। और इस तिलिस्मान का सक्सेस रेट होता है 100%। और फिर एल्डर कहते हैं कि ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस है, तुम कैसे भी करके इस ब्रश को खरीद लो। और तभी मिस नान फैंग को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देख करके बोलती हैं क्या तुम्हें ये ब्रश चाहिए। तभी फैंग कहता है कि मैं अपनी पूरी जेब भी खाली कर दूंगा ना, तब भी मैं इस ब्रश को नहीं खरीद सकता हूँ। तभी मिस नान कहती हैं अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें खरीदने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और तुम्हें कुछ 1000 स्प्लिट स्टोन दे दूंगी। ये सुनकर के फैंग कहता है क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो इस अंधेरी जगह में। एक सीधा साधा बच्चा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। तभी मिस नान कहती है गधे कहीं के चुप हो जाओ वरना मैं यहाँ पे सच में तुम्हारी गर्दन काटने वाली हूँ। तभी फैंग वहाँ पे शांत हो जाता है और तभी मिस नान कहती है कि इसके बदले तुम्हें मेरे लिए तिलिस्मान को रिफाइन करना होगा और मुझे एक अच्छे तिलिस्मान बना करके देने होंगे। और तभी फैंग वहां पे बैठ जाता है और वो सीधा 400 की स्पिरिट स्टोन की बोनी लगा देता है। तभी इस चीज को देख करके प्रिंस सोचता है कि फैंग यहाँ पे अपने पैसों की दोस्त दिखा रहा है, वो भी मेरे सामने और वो भी नान के होते हुए। तो तुरंत प्रिंस उस स्टोन को खरीदने के लिए 600 की स्पिरिट स्टोन की बोनी लगा देता है। ये देख करके फैंग 800 स्पिरिट स्टोन की बोनी लगाता है। तभी प्रिंस कहाँ उससे पीछे रहने वाला था, वो सीधा 2000 स्पिरिट स्टोन की बोनी लगा देता है। ये चीज देख करके नान कहती है ये गधा कहीं का सब कुछ मेरी वजह से कर रहा है, ये तुम्हें तलिस्मान ब्रश को नहीं लेने देगा और मैं इससे हिसाब चुकता जरूर करूंगी, ये मुझसे बाहर तो मिले उल्लू का पट्टा। और तभी कहता है कि शांत हो जाओ, हमें मौका मिलेगा इससे बदला लेने के लिए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन हाउस का सेकंड आइटम वहाँ पे आ जाता है जो कि स्पेस बैग होता है। इस स्पेस बैग की कीमत लगाई जाती है 800 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन। और तभी फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि ये स्पेस बैग उतना भी कीमती नहीं था। और तभी वो कहता है देखो मैं प्रिंस के साथ क्या ही करता हूँ। तभी नान कहती है कि तुम कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे तुम्हें इशू हो जाए। तभी फैंग इस बैग की कीमत सीधे 1000 स्पिरिचुअल स्टोन की लगा देता है। ये देख करके प्रिंस सोचता है कि ये फैंग मिस नान के लिए ये बैग को खरीद रहा है तो इससे बेहतर ये होगा कि मैं इस बैग को खरीद लूं। वो सीधा 1500 स्पिरिचुअल स्टोन की बोनी लगा देता है। ये देख करके फैंग सीधा 3000 की लगा देता है बोनी। मगर तभी मिस नान कहती हैं इससे आगे मत बढ़ना वरना इस ऑप्शन हाउस को में तुम्हें दोबारा घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, ये याद रखना। तभी फैंग कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, ये गधा जरूर कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करेगा। तभी फैंग के दिमाग में एक और आइडिया आता है क्योंकि हम जानते हैं ना फैंग कितना बड़ा जुगाड़ू था। और तभी वो प्रिंस को देखने लगता है। तभी नान कहती है कि एक बार फिर से सोच लो, मैं यहाँ से बेइज्जत होकर के नहीं जाना चाहती हूँ। तभी फैंग कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। तभी नान कहती है मुझे तुम पर भरोसा है मगर तुम्हारे गधे जैसे आइडियाज पे तो बिल्कुल भी नहीं। तभी फैंग कहता है कि बस सब्र रखो। तभी प्रिंस वहाँ पे 35 स्पिरिचुअल स्टोन की बोनी लगा देता है। तभी नान शौक में आ जाती है, कहती है ये गधा इसे इस मामूली की बैग की इतनी कीमत लगा दी। तभी फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है मिस नान का और कहता है कि मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए उस बैग को जरूर खरीद के रहूंगा, भले ही उसके बदले मुझे अपने आप को ही क्यों ना बेचना पड़े। इस बात को प्रिंस सुन लेता है और मिस नान का हाथ फैंग ने पकड़ा हुआ था। ये देख करके वो और भी आग बबूला हो जाता है और सोचता है मैं कैसे भी करके उस बैग को खरीद लूंगा और मिस नान को ये बैग गिफ्ट कर दूंगा। और तभी फैंग वहां पे तुरंत 5000 स्पिरिचुअल स्टोन की बोनी लगा देता है। इस चीज को देख करके वहां पे प्रिंस अपने पैसे का दोस्त दिखाता है और वो सीधे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन की बोनी लगा देता है और ये बैग सीधा प्रिंस को मिल जाता है। और
वहाँ पे प्रिंस की पूरी चर्चा होने लगती है पूरी की पूरी सिटी में, क्योंकि प्रिंस ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी। वो बैग इतना भी ज़्यादा कीमती नहीं था, मगर तब भी प्रिंस नान के चक्कर में यहाँ पे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन सिर्फ़ उस छोटे से मामूली बैग पे लगा दिए थे, और यहाँ पे प्रिंस अपनी ही दुनिया में मगन रहता और एक फ्लाइंग किस करके मिस नान की तरफ भेज देता, और मिस नान ये देख कर के काफ़ी अगली सा फेस बनाती हैं और कहती हैं, गधा कहीं का। और तभी फैंग कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, मैं इस बेवकूफ़ को उल्लू बना करके रहूँगा। मगर यहाँ पे प्रिंस को तो किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता है, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।